हेलो माय डियर स्टूडेंट, अब आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं सारा आकाश उत्तरार्ध का भाग 3। ओके स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं लेखक ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए भाग 3 में क्या कहा है। कोई रास्ता नहीं, समस्या का कोई हल नहीं, बस घुलो और घुटो, खम्भों से सिर टिकाए रोते रहो और अपने को दिन रात घुन की तरह खाते रहो। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है इस सब को एक ही झटके में समाप्त कर डाला जाए? मान लो मैं यूं ही नाक की सीध में चलता चला जाऊं। उफ, मेरे दिमाग में क्या क्या बातें आ रही हैं आज। कम से कम मुझे यह तो सोचना ही चाहिए कि अब मेरे साथ किसी और का भविष्य भी बांध दिया गया है। अब मैं अकेले कोई निर्णय नहीं ले सकता। कुछ ना कुछ तो होगा ही। आखिर ऐसे जल्दी निराश होने की क्या बात है? मन ही मन डर भी लग रहा था कि इतनी देर से लौटने पर घर पर डांट पड़ेगी। देखें इस बीच में वहां पर क्या क्या हो गया। बेमन से लौटने लगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बिल्डिंग पीछे छूटने लगी। कोलाहल धीमा पड़ने लगा। हुआ यूं कि 2 दिन बाद मैंने डरते डरते भाभी से कहा, भाभी तुम्हारे पास सादी सी कोई धोती होगी? धोती क्या करोगे? मैं जान गया कि भाभी समझ गई हैं, लेकिन अनजान बनकर पूछ रही हैं। हो तो प्रभा को दे दो, कोई देखे तो क्या कहे, देखने में भी तो शर्म लगती है। मैंने जबरदस्ती आवाज को साध कर कहा। भाभी की आंखों में कुटिलता और बात को ताड़ लेने के संतोष की मुस्कुराहट चमक आई। मैंने उनकी मुस्कुराहट के जहर को देखकर अनदेखा कर दिया। वह बोली, मेरे पास तो कसम से लाला जी एक भी नहीं है। विश्वास ना हो तो चल के मेरा संदूक देख लो। वे दोनों हाथों से बच्ची झुलाती रहीं। अम्मा के पास तो होगी, एक आध उनसे क्यों नहीं पूछ लेते? अम्मा के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, इसलिए तो भाभी के पास आया था। अब जरा सा साहस बंधा, अपने को समझाया तो इसमें डरने की ऐसी क्या बात है? मैं बोलने लगा हूँ, इस बात को जान तो गई है। वह इधर उधर चक्कर काटकर अम्मा के पास पहुंचा तो पूछा, अम्मा तुम्हारे पास एक आध धोती तो नहीं है? उनकी ओर सीधे देखने का साहस नहीं पड़ रहा था। कैसी? प्रश्न के बाद पूछा, तूने अभी तो एक पतलून बनवाई थी। मुझे नहीं अम्मा, मैं प्रभा के लिए पूछ रहा था, उसकी धोती एकदम फट गई है, उधर देखा तक नहीं जाता। ओहो, तो ये क्यों नहीं कहता कि बहू के लिए चाहिए? घुमा फिरा के क्यों पूछ रहा है? प्रभा का नाम सुनते ही अम्मा का चेहरा जैसे बुझ गया। बुरा सा मुंह बनाकर तालियों का गुच्छा तकिए के नीचे से निकाला और उसे मेरे सामने फेंकती हुई बोली, ले तेरे सामने घर पड़ा है, दिखे तो निकाल ला। मुझे नहीं दिखाई देता। धोती होती तो मैं अपने आप ही नहीं दे देती। अब के महीने भर रुपए बचे तो मंगा दूंगी। वैसे एक आध तो पास भी होंगी ही। मैं चुप हो गया, क्या जवाब देता। चलते चलते मरियल से स्वर में कहा, उसकी शादी की एक आध बची हो तो दे दो, कोई देखे तो क्या कहे। इस बार अम्मा एकदम भड़क उठी। शादी का रखा है पत्थर, तू क्या नहीं चला गया था? कौन सा खजाना आया था शादी में? और जाने कितने जन्म हो गए शादी को, उसकी बात याद दिला रहा है। क्यों रे, तब की चीजें अभी तक रखी रहेंगी? मुन्नी को नहीं दिया कुछ जाते वक्त? यह गई थी तब इसे कुछ नहीं दिया? लगता था अम्मा का क्रोध अपने आप ही बढ़ता चला जा रहा है। वह जोर जोर से कहने लगी, तू अच्छा अपनी बहू से बोलने लगा, तब तो जरा जरा सी बातों को छाती पर चढ़कर आएगा। तू ही तो एक अनोखा बहू वाला है, दूसरी बहू तो है नहीं। यूं यूं कहता नहीं कहता सिखा पढ़ा के भेजा है। अरे मैं उसकी नस नस जानू, वह सीधी नहीं है, वह बड़ी घुटी रकम है। इतने दिनों स्कूल में और किया ही क्या है? यही अपना पराया तो सीखा है। अम्मा का भाषण निर्बाध चलता रहा। तभी बाबूजी ने आकर डांटते हुए कहा, क्या बात है, क्यों इतना हल्ला मचा रही हो? कभी ये भी सोच लिया करो कि बाहर कोई आया गया या मिलने वाला ही बैठा हो, सुने तो कोई क्या कहेगा? एक पल को इस घर में शांति नहीं, हमेशा वही। अम्मा की बात सुने बिना ही उतने ही जोर से कहा, तुम्हारा लाडला बहू की तरफदारी लेकर आया है, शादी का हिसाब मांग रहा है, कहता है शादी में जो कपड़े आए हैं वे दे दो। बहू को इन कपड़ों में शर्म आती है। पूछो इससे शादी में कौन सा कम खाब के थान आए थे? बाबूजी ने जलती हुई आंखों से मुझे देखा और हिकारत से झड़क कर बोले, कमाने धमाने को कौड़ी नहीं, बहू की तरफदारी का शेर। शर्म नहीं आती? थू है इस बेहयाई पर। दूसरा भी तो भाई है, सो बेचारा मरा जा रहा है, यहाँ पढ़ा लिखा दिया
आप दुनिया भर का फैशन करने को भी दो, यह तो नहीं कि कम से कम अपना खर्चा अलग कर लें, कुछ तो बोझा कम हो। आदमी कभी अपने आप को सोच ले तो बिना बात पूरी किए वापस बैठक में चले गए। बाबूजी को नाराज देखकर यह संतोष मानकर कि जो कुछ कहना चाहती थी वो काफी जोरदार तरीके से कहा जा चुका, अम्मा एकदम चुप हो गई। पिटा हुआ सा मुंह लिए मैं चुपचाप अपनी कोठरी में चला आया। मैं अम्मा के पास गया ही क्यों, भाभी जरूर पहले से जानती होंगी, इन्हें भी किसी दिन समझूंगा। खुद तो कहने की हिम्मत होती नहीं, इधर उधर भिड़ाती रहती हैं। तभी न जाने कैसे समय निकालकर प्रभा आ गई। आते ही बोली, वहां जाकर यह सब कांड करने को तुमसे किसने कहा था? मुझे धोती साड़ी किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पास संदूक भरा रखा है, इसलिए नहीं पहनती कि अच्छी कीमती साड़ियों को यहाँ घर के कामों में क्यों खराब करूं। क्या जरूरत थी सुबह ही सुबह वहां जाकर झगड़ा खड़ा करने की? तुम कहीं कुछ करने लगो तो सब कुछ पहन लूंगी। कड़े से कड़ा जाड़ा जब इन कपड़ों में निकाल दिया तो अब क्या मरी जा रही हूँ? तुमसे नहीं देखा जाता तो लो अभी निकाल कर पहने लेती हूँ। मैंने तो कहीं जाने के लिए रख छोड़ी है, लेकिन देवता मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, वहां जाकर यह सब झमेला मत करो। तुम तो कह सुनकर अलग हो जाओगे, मेरी जान के लोग नोच बाद में वे लोग मेरी जान को नोच खाएंगे। मेरी परेशानी के स्वर में अधीरता से कहा, अच्छा प्रभा इस वक्त चली जाओ, मैं कुछ कह वह दूंगा तो तुम नाराज हो जाओगी। प्रभा का गला भर आया, मैं कभी नाराज हुई हूँ आज तक? तभी किसी ने नीचे से सारा दम लगाकर आवाज लगाई, आप कहाँ गायब हो गई? बहू दाल उफन उफन कर चूल्हे में जा रही है, इसे उतार कर ही खसम से बतियाने चली जाती। प्रभा केले के पत्ते की तरह थर्रा उठी और नीचे भाग गई। मैं बैठा बैठा भूनता रहा, कमाओ कमाओ, कुआं खोदो, बाहर झोंको, लेकिन कमा कमा कर लाओ। काश मुझे कहीं गड़ा हुआ खजाना मिल जाता तो इन सब की नाक तक रुपया ठूंस देता, कहता लो चबाओ। और बचपन की भूली हुई कल्पना फिर सिर उठाने लगी। जैसे चलते चलते कहीं अचानक मेरा पांव टकराया। ईंट पत्थर समझकर मैं पहले तो ध्यान नहीं देता, लेकिन बाद में अचानक याद आ जाने पर लौटकर देखता हूँ कि जमीन से बाहर निकला किसी ढक्कन का सिरा है। जरा सा पांव से मिट्टी इधर उधर हटाता हूँ और पाता हूँ कि अरे यह तो पीतल के भारी देग का ढकना है, जिसमें गिन्नियों या सोने चांदी के गहने भरे पड़े हैं। और अपनी मैं तस्वीर भी सामने आ जाती है। जब इधर उधर देखता हुआ मैं उसे निकालने के लिए जूझ रहा हूँ या छिप कर बैठा हुआ बेचैनी से रात का इंतजार कर रहा हूँ। साथ ही अपनी इस कल्पना की असंभावना पर हंसी भी आ जाती है। पहली बात तो सड़क बनवाने वालों को जमीन को जाने कितना गहरा पहले ही खोद रखा होगा, और अगर यह भी माने कि जमीन में गड़ा हुआ धन स्थिर नहीं रहता, चलता रहता, तो पुलिस वाले और बाहर वाले छोड़ेंगे? सारा तो वे ही ले जाएंगे। फिर अपनी इस बेवकूफ़ी पर झुंझलाहट आती, बैठा बैठा क्या बेकार की बातें सोच रहा हूँ। सवाल तो यह है कि इस समय आखिर क्या करूँ? मान लो झक मारकर बिना रिजल्ट की राह देखे कहीं नौकरी करने जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? खैर जो भी हो जैसा भी हो, आज किस्मत आजमानी है, यह चलेगा नहीं। कागजों में दबे मैट्रिक के सर्टिफिकेट को गोल मोल करके मैंने जेब में रखा और दबे पांव बाहर निकल आया। मामूल अम्मा किसी काम को लेकर प्रभा के ऊपर बड़बड़ा रही थी, और कुछ काम तो है नहीं, पूजा करना और बड़बड़ाना। और मुझे निकलते देखकर पीछे से बोली, अब फिर निकल लिए? खाना तो खा जाते, कब तक रखा रहेगा? कल ही भगोना भर दाल फिकी है, रोज रोटियां भंगिन को देनी पड़ती हैं। यह घर है बटियार खाना, हर वक्त बस एक ही बात, कोई एक पल को शांति से नहीं बैठ सकता। खुद को तो यहाँ कुछ सोचता नहीं, और अगर कुछ कहो तो लड़ाई हो। प्रभा के लिए धोती मांग ली तो ऐसा क्या बुरा कह दिया? अभी आकर प्रभा मुझे डांट बता गई, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन बाबूजी के शब्द भाले की तरह दिल को चीरते चले गए। एक ही अम्मा है, रोटी भंगिन को देनी पड़ती है, किसी को चैन से खाने दो तभी खाएगा। उस दिन किरण ने भी अपनी सास के प्रति अवज्ञा दिखाई थी तो मुझे बुरा लगा था। आज लगा उसने बिल्कुल ठीक किया। जब यही ऐसी दुभाती करती हैं तो अपने आप मन में मैल आएगा। अम्मा के पास साड़ी धोतियां तब होंगी, लेकिन नहीं, वे तो उनकी प्यारी बहू के लिए हैं जिनका पति कमाता है। तभी सारे दिन बच्ची को लिए घूमते रहना और राज करना, और घर भर को नौकरानी मिल गई है सो जानवरों की तरह काम लिए जाओ, ना उसके खाने की बात सोचो न पीने की। जब मन हो सो डांट फटकार लो,
बेचारी निकम्मे पति की पत्नी जो है, सड़क पर तो आ गया लेकिन खड़ा सोचता रहा, याद ही नहीं आया कि निकला कहाँ जाने के लिए था। हाँ, इतना जरूर ध्यान था कि जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कोई देख न ले। थोड़ी देर माथे पर उंगली से ठोक ठोक कर याद करता रहा, यह क्या हो गया मेरे दिमाग को। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की ऊंची बिल्डिंग से दूर 2000 आदमियों की भीड़, मेले जैसा कोलाहल सुनाई दे रहा था। बिल्डिंग की सारी गैलरियां और दरवाजे भरे हुए थे। आसपास का सारा कंपाउंड आदमियों से ठुसा था। लोग मेहंदी लॉन क्यारियों पर सब चढ़े थे। बाहर की बाउंड्री वाली दीवार पर पंजों के बल दोहरी लाइन लगाए खड़े थे। एक दूसरे के कंधों का सहारा लिए भीतर झांकने की कोशिश कर रहे थे। सबकी निगाहें इमारत की ओर थीं। देखते ही अंदाज में बोला कि या तो यहाँ कोई बड़ा नेता आया होगा, इस विषय पर भाषण दे रहा होगा कि देश की हालत किस तरह दिन पर दिन सुधरती चली जा रही है, कहाँ कितने बांध बने, कहाँ कितनी नई फैक्ट्रियां चालू हुई हैं और भारत का स्थान विश्व में किस तरह महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है। फिर सोचा कहीं यहाँ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, आग लग गई होगी या किसी ने भी किसी का खून कर दिया हो। लेकिन चौराहे वाला सिपाही शांत और निरुद्विग्न भाव से ट्रैफिक को हाथ दे रहा था। भीड़ में गहरे न जा सकने के कारण साइकिल वाले लोग साइकिलों से टिके सड़क पर खड़े खड़े ही भीतर के समाचार जानने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ के किनारे जाकर खड़ा ही हुआ था कि किसी ने कंधे पर हाथ रखा। कहिए स्वयंसेवक जी। चौंक कर पीछे मुड़ा, तभी सुना, माफ कीजिए मुझसे गलती हो गई। बनियान झलकता महीन मलमल का कुर्ता पजामा और रूखे बालों को पीछे और काढ़े गोरे एक सज्जन थे। अपने पतले चेहरे पर क्षमा की एक मुस्कुराहट लाकर बोले, मैंने आपको देखकर कोई और समझा था। मैं भी मुस्कुरा पड़ा, खैर कोई बात नहीं। फिर पूछा, आपको पता है कि ये आज यहाँ क्या हो रहा है? ना मालूम क्यों उस व्यक्ति का चेहरा मुझे कुछ आकर्षक लगा। आज शायद यहाँ मजदूरों या क्लर्कों की भर्ती है। इस बार खड़ा टीन सा काला सा नोटिस बोर्ड पर ध्यान देते उन्होंने बताया कि मैं भी झुक कर देखने लगा। ऊपर से नीचे तक सैकड़ों नौकरियों के नाम लिखे थे। प्रायः सभी के आगे चौक से क्रॉस के चिन्ह लगे थे। बढ़ई के आगे लिखा था 10 बढ़ई, मजदूरों के आगे लिखा था 50 मजदूर और क्लर्कों के आगे लिखा था 3 क्लर्क। अथाह आश्चर्य से मेरा मुंह खुला रह गया। 63 आदमियों की जरूरत थी और 3000 आदमियों की भीड़ यहाँ जमा है। दिल जैसे चमक गया और थोड़ी देर तमाशा देखकर मैं सिर लटकाए घर लौट आया। नहीं, इस अथाह भीड़ में मेरे लिए कोई जगह नहीं। दिवाकर ठीक कह रहा था कि अच्छी डिग्री जब तक ना हो तब तक अच्छी नौकरी भी नहीं मिल सकती। यहाँ मैं क्या करूँगा? इन हजारों लोगों में से कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का भांजा होगा, कोई भतीजा। पहले उनके नाम जाएंगे या मेरा? थोड़ी दूर साथ साथ लौटते हुए कड़वाहट से उन साहब ने कहा था, दिन रात गला फाड़ कर चीखने वाले इन नेताओं को शर्म भी नहीं आती। अपने बन मानुषों जैसे मनुष्य मुंह को गंभीर बना बना कर कहेंगे कि हम अब स्वतंत्र हैं। देश के नवनिर्माण के लिए हमें अच्छे से अच्छे इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, मशीन चलाने वाले चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। तुम्हें अपने बंगलों, कोठरियों, क्यारियों हरी भरी रखने के लिए माली चाहिए, गाड़ियां चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, यह चाहिए, वह चाहिए, या चाहिए तो पत्थर। उनका गुस्सा मुझे अपना घाव सहलाता लगा। ठीक ही तो है, जिनकी इच्छा आगे पढ़ने की है, कुछ बनने की है, उनके पास न साधन न सुविधाएं हैं और तुम्हें जादू के जोर से बने हुए डॉक्टरों, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों, टेक्नीशियनों आदि की जरूरत है। संसार में महान और अकेला बनने के लिए कैसे कैसे मधुर सपने देखे थे मैंने। मैं लौटते हुए सोचने लगा। रात रात भर अपनी नींद और खून से मैंने उन सपनों को सींचा था कि मैं यह बनूंगा, वो बनूंगा। दयानंद से लेकर शिवाजी, रविन्द्रनाथ, गांधी, जवाहरलाल नेहरू तक कौन मेरा आदर्श नहीं रहा। किन किन के अनुसार अपने जीवन को ढालने की मैंने कोशिश नहीं की। किन किन की जीवन कथाओं मेरे तन मन ने रोमांच और ज्वार नहीं उठा लिए। बाधाओं को रबर के गुब्बारों की तरह इधर उधर फेंक देने के कैसे कैसे जोश मेरे भीतर बुदबुदाया करते थे और शादी होने तक किस तरह मैं उन्हें अपने सपनों के पालनों पर झूला करता था। प्रभा से ना बोलकर मैंने अपने को कितना प्रसन्न अनुभव करता था, जैसे मेरे मार का कांटा खुद ही हट गया और प्रारब्ध ने मेरे महान बनने का रास्ता खुद ही मेरे सामने खोल दिया हो।
अब बस महान बन जाने में देर ही कितनी रह गई। कितनी बेवकूफ़ी और मूर्खता की बातें की थीं वे सभी, कितनी काल्पनिक और निराधार, और मैं था कि अपनी वास्तविकता को भूलकर उन्हें ही सब सच समझता रहा। और उससे भी बड़े मजाक की बात यह है कि उन्होंने सिगरेट वाले हाथ को झटक कर कहा था कि सफलता प्राप्त करने और महान बनने के नुस्खे स्कूलों और कॉलेजों में हम लोगों के कच्चे दिमागों में इस तरह भर दिए जाते हैं मानो उस तरह का पाठ पढ़ने के बाद लड़का पहला यह काम करे कि जाकर जवाहरलाल नेहरू बन जाए और फिर नहाए खाए। 50 और 100 रुपए लेकर मास्टरी करने वाले गोबर गणेश को यह नहीं सूझता कि यही पाठ वह भी पढ़ा करता था और महान बनते बनते इस स्कूल में हेडमास्टर की लताड़ खाने आ मरा। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने सारा आकाश उत्तरार्ध के भाग 3 का पहला भाग अभी तक यहाँ देखा और सुना। इसके बाद इसका दूसरा और अंतिम भाग देखना मत भूलिएगा, जो आपको दूसरी वीडियो में भेजा जाएगा। ओके बेटा, ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।